हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो हमारा एचआरएम का क्लासेस चल रहा था और पिछले वीक में ये ड्रॉप हो चुका था। ड्रॉप हुआ था इसलिए क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस थे जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया था टेलीग्राम चैनल पे। तो आज उसी क्लास को, मतलब कि हम लोग जो एचआरएम का एक दो क्लास बचा हुआ था उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और एचआरएम का क्लास आई थिंक कल खत्म हो जाएगा। मतलब आज एक क्लास होगा सेकंड लास्ट और उसके बाद कल लास्ट क्लास होकर के ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग? तो सर आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट। सर कंपनसेशन मैनेजमेंट होता क्या है, जरा एक बार इसके बारे में बता दीजिए। देखो, बेसिकली कंपनसेशन मैनेजमेंट का मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जब भी कोई बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, तो हम लोग बिजनेस चलाते हैं तो बदले में मान के चलो कि मेरा एक फर्म है छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा फर्म है, वहां पे करीबन 150 लोग काम करते हैं। मान के चलो 100 लोग ही काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आते हैं मेरे यहाँ पे, अपना टाइम देते हैं, टाइम देने के साथ साथ अपना प्रोडक्शन में हाथ बटाते हैं, जिनका जो काम है उस पे वो काम करते हैं। तो उनके समय के बदले, उनके काम के बदले को भी कुछ कॉम्पनसेट करना होगा। तो हम क्या कॉम्पनसेट, सैलरी, बोनस, ठीक है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देना। तो ये सारा कंपनसेशन मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, जहां पे बेसिकली हम लोग कंपनसेशन मैनेजमेंट में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखें टू द इन मॉनेटरी टर्म्स, ताकि वो हमारे यहाँ पे अपना प्रोडक्शन लेवल जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे और कभी भी डिससेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कंपनसेशन मैनेजमेंट में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पीडीएफ में। पीडीएफ में आते हैं। चलिए फिर से आपका स्वागत करते हैं नेट वाला भैया में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अभी हमारा चैनल जो यूट्यूब चैनल है नेट वाला भैया के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। प्लस अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है नेट वाला भैया, तो अभी आप उसे ज्वाइन कर ले। जो भी आज क्लासेस हो रही है उसके नेक्स्ट डे में वहां पे आपको उसकी नोट्स मिल जाया करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आप हमें एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, अगर आप हमारे फेसबुक में भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, आप हमारे इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और फिर भी अगर कोई फर्दर क्वेरी रहती है तो आप हमें इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 11, एचआरएम का सेकंड लास्ट क्लास होगा आज ये, जहां पे बेसिकली हम लोग कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक ओवरव्यू मैंने आपको थोड़ी देर पहले दे रखा था। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू आप ये अगर एचआरएम को अगर डेली लाइफ से कनेक्ट करके अगर आप समझते हो तो आप इसको काफी आसानी से समझ पाओगे। अदरवाइज ये काफी टेक्निकल लगेगा आपको। तो टेक्निकल ना लगने के लिए आपको करना क्या है कि एक बार इसको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद बस क्लास देख करके अगर आप इसको छोड़ देते हो तो फिर ये दिक्कत है। क्लास देखना है, साथ में फिर रीड आउट करना है, थोड़ा सा नोट्स करना है, नोट्स करने के साथ साथ आपको एमसीक्यू करना है, पीवाईक्यूज लगाना है, उसमें देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐसा या कोई इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि जनरली लोग सबको ही बोलते हैं कि हमारे नोट्स में सब कुछ है, सब कुछ है। हर कुछ होना पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज ऐसे होती हैं जो कि आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी, ठीक है, जो कि नए नए टर्म्स आते हैं। बेसिकली हम लोग ट्राई तो हर वो चीज करते हैं कि जो सारी चीज जरूरत हो, जरूरत की चीज वो सारी चीज डाल देते हैं, क्योंकि नोट्स तो हम लोग ओल्ड पैटर्न को फॉलो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में जो पीवाईक्यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग नए चीजों को उसमें हम लोग डालते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो वो चीज आपको भी ध्यान देना होगा। चलिए आते हैं कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट का। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग। देखो, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट इज एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मॉनेटरी वैल्यू। जो भी आपको बोले मॉनेटरी वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी टू एन एम्प्लॉय फॉर द वर्क दे मीन्स ऑफ ए कंपनी प्रोसेस और पॉलिसी। सच टाइप ऑफ कॉम्पनसेशन इंक्लूड सैलरी, बोनसेस, बेनिफिट्स, पैकेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे आगे बहुत विस्तार से। अकॉर्डिंग टू डीएस बीच के अकॉर्डिंग देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ साउंड पॉलिसी
practices of employee compensation. It includes such areas of job evaluation, surveys, wages, salary. मतलब ये सारे टर्म्स को यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो डेफिनेशन एक बार आप क्या करेंगे, डेफिनेशन आप एक बार रीड करेंगे और बस रीड ही करेंगे और कुछ नहीं, लिखने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि इतना इतना डेफिनेशन लिखना संभव नहीं है, ठीक है, आपको याद भी नहीं रहेगा। चलिए आते हैं सीधे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट, क्या महत्व है, क्या जरूरत है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अ गुड कंपनसेशन इज मस्ट फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ये एज इट गिव्स एन एम्प्लॉय अ रीजन टू स्टिक टू अ कंपनी, मतलब कि एक रीजन होगा कि आपका एम्प्लॉय आपके कंपनी के साथ क्या रहना चाहेगा, जुड़ा रहना चाहेगा। अदरवाइज अगर आप उसके कंपनसेशन को ही सही से नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो वो आपके कंपनी में किस बेनिफिट के साथ जुड़ेगा? क्या आपका कंपनी ग्रोथ करता है उससे क्या बेनिफिट है? जब आप अपने कंपनी को ग्रोथ करते जा रहे हो लेकिन उसका कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट में बात ही नहीं कर रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ पे तो वो छोड़ के जाना चाहेगा। इसीलिए कंपनसेशन सही तरीके से मिलना बहुत जरूरी होता है। An organization gain from a structured compensation management in the following ways. It tries to give proper refund to the employees for their contribution to the organization. अब यहाँ पे बात कर रहा है रिफंड। अब आप सोच रहे हो कि सर रिफंड क्यों देगा, क्या इसने कभी कुछ दे रखा है? भाई ये तो कोई पैसा नहीं दिया है, लेकिन ये अपने काम को इतने ईमानदारी पूर्वक कर रहा है जिससे कंपनी का बेनिफिट लेवल बढ़ता जा रहा है। अब जब किसी भी कंपनी का अगर बेनिफिट का लेवल बढ़ता जा रहा है दैट मींस उस कंपनी का भी ये प्रथम और प्राइमरी वर्क होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचे, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है रिफंड टू द एम्प्लॉयज, या फिर बोल सकते हैं इन रिटर्न टू द एम्प्लॉयज। यहाँ पे रिफंड को बोल सकते हैं इन रिटर्न टू द एम्प्लॉयज, तभी तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन अच्छा बना रहेगा। बिल्कुल सर। It discover a positive control on the efficiency of employees and motivate them to perform better and achieve the specific standard. ये मदद करता है क्या, एक पॉजिटिव कंट्रोल बनाने के लिए, ताकि लोग अपने एफिशिएंसी के साथ आपके जो वर्कर होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वो काम करते रहेंगे ताकि एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होगा उसको वो लोग मीट करते रहे। सर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, सर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आप जब भी, एक बात ध्यान से समझना, सपोज दैट कि आपको एसी खरीदना है, एयर कंडीशनर खरीदना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि कोई अच्छा कंपनी का खरीदेंगे। तो कोई अच्छा कंपनी का मतलब क्या आ गया, सर मेरे दिमाग में तो एक ही आता है, वोल्टास का खरीदना है। सर मेरे दिमाग में आता है कि नहीं एलजी का खरीदना है। भाई ये आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? क्योंकि आप ये जान रहे हो कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और जब वो प्रोडक्ट अच्छा है दैट मीन्स the company is maintaining each and specific standard। हर एक स्टैंडर्ड को कंपनी जब मेंटेन करके चल रही है तब जाकर के वो प्रोडक्ट अच्छा बनता है, ठीक है। It creates base for happiness and satisfaction of the workforce that limits the labor turnover and confirms a stable organization। अब देखो कैसे यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज ये फील करेंगे कि नहीं मेरे को यहाँ पे वर्क करना चाहिए, यहाँ से मेरे को बेनिफिट है, यहाँ पे वर्क करके मेरे को अगर किसी चीज का जरूरत पड़ता है तो वो भी पूरा हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, लेबर टर्नओवर घटेगा। लेबर टर्नओवर घटेगा मतलब क्या, एम्प्लॉय टर्नओवर तो आपने पढ़ रखा है, लेबर टर्नओवर क्या होता है, तो सब सेम ही होता है जैसे एम्प्लॉय टर्नओवर होता है। एम्प्लॉय टर्नओवर और लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाने से रोकना। तो आप उनको पकड़ के नहीं रख सकते हो अपने एम्प्लॉयज को, उनके बेनिफिट्स को, कॉम्पनसेशन को उनके काम के अकॉर्डिंग दे करके आप उनको इस तरीके से होल्ड करके रख सकते हो। लास्ट और दो हैं, इट एनहांस द जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस विच इन रिटर्न हेल्प इन सेटिंग अप मोर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल स्टैंडर्ड। अब ऐसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड भी ऐसा होना चाहिए जो आप अचीव कर सको, ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आप अचीव कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इट इज डिजाइन टू अबाइड विद द वेरियस लेबर एक्ट एंड दस डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय यूनियन एंड द मैनेजमेंट। मतलब एम्प्लॉय यूनियन, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जहां पे पीसफुल रिलेशनशिप रहे, किसका, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। नेक्स्ट, इट एक्साइट्स एन इन्वायरमेंट of morale, efficiency and cooperation among the workers and ensure satisfaction to the worker। वर्कर को सेटिस्फाई करना भी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है जो कि आपको करके चलना होगा। तो आप उनके मोरल और उनके एफिशिएंसी और उनके कोऑपरेशंस को भी ध्यान में देके चलेंगे। नेक्स्ट,
कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट के कुछ कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, जहां पे आपका दिखेगा वेजेस, सैलरी, अलाउंसेस, ठीक है, और भी कुछ कुछ है जैसे कि डीए, बहुत बार सुने होंगे, डियरनेस अलाउंस, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता कहा जाता है। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस मतलब कि जब आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में जब आप जॉब करते हो, तो जॉब करते वक्त आपको एक मिलता है HRA। जब आप नेट क्वालिफाई करोगे ना, JRF क्वालिफाई करोगे, तो JRF क्वालिफाई करने के समय आपको भी मिलेगा HRA। HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मतलब कि अगर, हालांकि ये इनकम टैक्स का पार्ट है बट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि अगर मेट्रो सिटीज में आप रह रहे हैं तो थोड़ा आपको ज्यादा मिलेगा, और नॉर्मल सिटीज में रह रहे हैं तो थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। चलिए बेसिकली 5000 मान करके हम लोग चलते हैं। फिर सिटी कंपनसेशन अलाउंस, ये भी एक होता है, CCA जिसको बोलते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कन्वीनियंस अलाउंस। हालांकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर आज के टाइम पे अगर हम लोग टैक्स के बेसिस पे अगर देखें, तो टैक्स के बेसिस पे जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, ये तो इसका डिडक्शन मिलना ही बंद हो गया है। बस किसको मिलता है, हैंडीकैप्ड लोग को आई थिंक 3500 पर मंथ करके मिलता है, बाकी तो नहीं ही मिल रहा है, नॉर्मल लोगों को नहीं मिल रहा है। चलो बात करते हैं वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है और सैलरी का मतलब, सबसे पहले इसका डिफरेंस बताओ तो वेजेस और सैलरी का मतलब। सर बता तो दे, आप समझे कैसे, सुने कैसे। देखो वेजेस का मतलब होता है कोई मजदूर आपके यहाँ पे काम करने आ रहा है और हर दिन के काम के बदले आप उसको हर दिन जो काम कर रहा है और दिन के अंत पे जब आप उसको पैसा दे रहे हो तो वो होता है वेजेस, जिसको मजदूरी कहा जाता है। सैलरी, सैलरी एक वो पैटर्न होता है जो कि वीकली या मंथली बेसिस पे दिया जाए, उसको हम लोग सैलरी कहते हैं। चलो देखते हैं अलाउंसेस में, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उसके अलावा उसको क्या बेनिफिट दिया जा रहा है। भाई बस दे दिया गया है आने लाने और ले जाने का, जिसका उसको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, ये उसका हो गया काइंड ऑफ अलाउंसेस। चलो देखते हैं करके। वेजेस इज जनरल टर्म्स रेफरिंग टू द डायरेक्ट मॉनेटरी कंपनसेशन। It also used specifically to refer the payment services worker on the basis of the hourly rate production। कितने आवर का प्रोडक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है। सैलरी वीकली और मंथली बेसिस पे जो अमाउंट उसको पे किया जाता है उसको सैलरी कहा जाता है। अलाउंसेस कैन बी डिफाइंड एट द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज अलाउड स्पेशली विद इन द सेट ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जो उसको दिया जाता है उसको अलाउंसेस कहा जाता है। कुछ और अलाउंसेस है जिसमें हम लोग पहले बात करें डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता कहा जाता है। दिस अलाउंस इज गिवन टू प्रोटेक्ट रियल इनकम। रियल इनकम के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा इकोनॉमिक्स का क्लास जरूर लगाइएगा, वहां पे रियल इनकम को काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप अच्छे से जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे, थोड़ा तबियत डाउन होने के कारण उतना एनर्जेटिक वे में पढ़ा नहीं पा रहा हूँ बट ट्राई कर रहा हूँ। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, दिस अलाउंस इज गिवन टू द टू प्रोटेक्ट द रियल इनकम ऑफ एन एम्प्लॉयज अगेंस्ट द प्राइस राइज। तो देखो डियरनेस अलाउंस इसलिए दिया जाता है ताकि जो प्राइस बढ़ा हुआ है उस प्राइस के साथ आप कैसे मैच कर सके, और उस प्राइस को मैच करने के साथ साथ आप उसमें जो भी अपने रियल इनकम जो है उसको कैसे बढ़ा सके और उसको मतलब जो भी महंगाई है उसको मीट कैसे कर सके, इसके लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, कुछ परसेंटेज होता है किसका, बेसिक पे का। बेसिक पे मान के चलो आपका 10,000 रुपए है तो 10,000 में मान के चलो आपको बोल दिया कि 10% डियरनेस अलाउंस है, फिर वही हो गया 10,000 प्लस 1,000, 10% का है 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा तो 1,100 रुपया, सॉरी 1,000 रुपया तो हो जाएगा आपका 1,100 रुपया। हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी हु डू नॉट प्रोवाइड लिविंग accommodation to their employees pay house rent allowance to the employees. This allowance is calculated as a percentage of a salary. सैलरी के परसेंटेज में ये कैलकुलेट होता है। जब कंपनी आपको घर प्रोवाइड नहीं करती है वैसा सिचुएशन में बोलती है कि तुम कहीं पे रहो, उसके बदले मैं तुझे कुछ अलाउंसेस दे दूंगा। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, दिस अलाउंस इज पेड बेसिकली टू एम्प्लॉय इन अ मेट्रोज एंड बिग सिटीज, मेट्रोज एंड बिग सिटीज विच कॉस्ट ऑफ लिविंग इज कंपैरेटिवली मोर, जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होता है नॉर्मल शहरों के अकॉर्डिंग वहां पे ज्यादा होता है, तब वैसे कंडीशन में सीसीए लगाया जाता है, मतलब सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। ये होता है फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ लाइक 30% ऑफ द बेसिक पे, बेसिक पे में 30% इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सम कंपनीज पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस दैट एकोमोडेट ट्रैवल फ्रॉम द एम्प्लॉयज house to the office. A fixed amount is paid every month to cover a part of a traveling expense. एक फिक्स अमाउंट पे किया जाता है ताकि आप अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को उसमें फिट बैठा सके और जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग यूज कर सके। नेक्स्ट
अब ये सब वर्ड आप काफी सुनते होंगे अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं या फिर अगर कोई आपके घर पे अगर होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, तो आप इन सारे वर्ड्स के बारे में काफी सुनते होंगे। इंसेंटिव एंड परफॉर्मेंस बेस्ड पे। इंसेंटिव क्या होता है? देखो, एक बेसिक पे आपको सैलरी मिल रहा है, ठीक है, यू विल गेट योर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी सपोज दैट कि आपका 40,000 आप मिल रहा है आपको 40,000। अब कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि जो भी 1000 यूनिट का सोल्ड करेगा 1 मंथ में, उसको क्या करेगा, एडिशनल कंपनी इंसेंटिव देगा 5000 का। तो आपने 1000 यूनिट सोल्ड कर दिया, तो अब आपका इंसेंटिव ऐड हुआ कितना, 5000। सैलरी कितना था, 40,000, ऐड होकर टोटल सैलरी कितना हो गया, 45,000। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंसेंटिव्स या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड पे। जिस तरीके से परफॉर्मेंस दोगे उस अकॉर्डिंग पे होगा। जनरली ये सब नेटवर्किंग और मार्केटिंग सिचुएशन, मार्केटिंग वाले में सिचुएशन में देखा जाता है। चलो, incentive compensation is performance related remuneration which paid to view to encourage employee to work hard and do better. Both individual incentives and group incentives are applicable in most cases. इंडिविजुअल इंसेंटिव में जो आपको एग्जांपल दिए वो हो गया। ग्रुप इंसेंटिव मतलब कोई ग्रुप मिलकर के काम कर रहा है और उस काम को अचीव कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका ग्रुप इंसेंटिव। जैसे कि बोनस, गेन शेयरिंग, कमीशन ऑन सेल्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द इंसेंटिव कंपनसेशन। तो कमीशन जनरली कोई एक बंदे को मिलता है, लेकिन अगर बात करें बोनस, तो बोनस पूरे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं लगभग सबको दिया जाता है। अब एक आगे आपका फ्रिंज बेनिफिट्स, काफी अच्छा चीज जो कि आपको समझना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिंज बेनिफिट्स को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं एडिशनल बेनिफिट। एक और वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, एडिशनल बेनिफिट्स। कि आपको जो बेनिफिट्स, बेसिक बेनिफिट्स मिल रहे थे, उनके अलावा आपको क्या एडिशनल बेनिफिट्स दिया जा रहा है। इसको परक्विजिट्स भी कहा जाता है। बहुत लोग इसे पर्क्स भी कहते हैं कि क्या क्या पर्क्स, क्या क्या सुविधाएं तुमको प्रदान की गई हैं तुम्हारे कंपनी में। जैसे अर्लियर आई वाज वर्किंग ऑन अ टीसीएस, तो जब मैं वर्क कर रहा था तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स दी गई थी, तो मेरे को दी गई थी, सबसे पहला बेनिफिट था ड्रॉप का और रिसीव का, ठीक है। उसके बाद फिर एचआरए भी था, तो एचआरए तो जो हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन ड्रॉप और रिसीव वाला जो था वो आपका परक्विजिट्स में आ जाएगा। प्लस आपका मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे आपका एक और था रिफ्रेशमेंट के लिए था। कुछ मेरे को पूरा वर्ड याद नहीं आ रहा है क्या क्या था, बट था इन सारी चीज मेरे पास, मेरे लिए अवेलेबल थी। तो फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूड एम्प्लॉय का बेनिफिट लाइक मेडिकल केयर, हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट रिलीफ, हेल्थ एंड ग्रुप इंश्योरेंस, कैंटीन जिसको हम अभी रिफ्रेशमेंट बोले, यूनिफॉर्म, रिक्रिएशन एंड द लाइक्स। मतलब कि इन सारे चीजों का बेनिफिट्स आपको जो मिल रहा है ये आपका एडिशनल बेनिफिट्स है। यही आपके पर्क्स कहलाते हैं। पर्क्स मतलब कि आपको एक बेनिफिट के अलावा और क्या क्या चीजें मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग वेजेस एंड सैलरी। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करती है वेजेस और सैलरी को? तो द फैक्टर कैन बी कैटेगराइज्ड। तो एक हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आपका क्या, डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ट्रेड यूनियन है, बार्गेनिंग पावर, गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रीवेलिंग मार्केट रेट्स। वही अगर बात करें इंटरनल का, तो एबिलिटी टू पे, जॉब रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, सीनियोरिटी, एक्सपीरियंस, पोटेंशियल, ये सारे चीजों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लैग दिख रहा है कि ये आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, तो पहले उसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर फ्रिंज बेनिफिट के थोड़ा डीप में घुसेंगे हम लोग। चलिए, तो अगर यहाँ पे बात करें दो तरह का चीज, जैसे कि एक चीज दिया हुआ है एक्सटर्नल और एक दिया हुआ है इंटरनल। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है एक्सटर्नल फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को अनकंट्रोलेबल फैक्टर। जी सर, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं सर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, बियॉन्ड द कंट्रोल, बोल सकते हैं बियॉन्ड द कंट्रोल, ठीक है। चलिए पहला एक एक करके पढ़ते हैं। डिमांड एंड सप्लाई। भाई डिमांड एंड सप्लाई को आप कम कर सकते हो और ज्यादा कर सकते हो क्या? नहीं सर, कैसे कर सकते हैं? हालांकि आप सप्लाई को कम ज्यादा कर सकते हो, तो वो तो गैर कानूनी है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले
टमाटर का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया था, कुछ समय के लिए ही बढ़ा था क्योंकि ज्यादा पेरिसेबल आइटम था, ज्यादा समय तक तो उसको स्टोर करके लोग रख नहीं सकते थे, इसलिए उसको ज्यादा उसको सप्लाई को रोक नहीं पाए थे वो लोग। देखो सप्लायर का केस में होता क्या है कि सप्लायर करता क्या है कि जब किसी भी, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि जब किसी भी चीज का, ध्यान देना ये बात को, जब किसी भी चीज का प्राइस घटता है, देखो सप्लाई के केस में क्या होता है, जब सप्लाई जब बढ़ता है ना, दैट मीन सप्लाई तभी बढ़ेगा, सप्लायर तभी किसी चीज का सप्लाई बढ़ाएगा जब उसको बेनिफिट होगा, उसको बेनिफिट तब होगा जब किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा। अगर प्राइस घटेगा तो वो सप्लाई कभी भी नहीं बढ़ाएगा। तो प्राइस और सप्लाई का आप देखोगे तो यहाँ पे किस तरह का रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइस और डिमांड का अगर आप देख रहे थे तो कैसा था, इनडायरेक्ट, मतलब उल्टा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो द लेबर मार्केट conditions or demand and supply forces operate at a national and the local levels and determine the organizational wage structure। ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से वेज स्ट्रक्चर है ये भी डिटरमाइन करता है। when the demand for a particular type of labor is more and supply is less than the wages will be more। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से समझना, जब डिमांड किसी भी पर्टिकुलर लेबर का ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियस है उसका जो लेबर का वेज रेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। वहीं अगर उसके अपोजिट में बात करें तो इफ सप्लाई ऑफ ए लेबर इज मोर और डिमांड कम होगा तो देन द पर्सन विल बी अवेलेबल एट अ लोअर वेज रेट, तब वो कम रेट में भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग। द वेज रेट आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ प्लेस, प्लेस के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि कोई गांव में आप कोई लेबर ढूंढने जाते हो तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप शहर में ढूंढने जा रहे हो तो आपको सस्ते में नहीं मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस, ठीक है, हर कुछ मैटर करता है प्लेसेस के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रेड यूनियंस एंड बार्गेनिंग पावर। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन क्या होता है सर? ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है, जरा आप सोचो थोड़ा सा। सर ट्रेड यूनियन का मतलब होता है यूनियन ऑफ ए ट्रेड, ऐसा कुछ है क्या? देखते हैं भाई क्या है ट्रेड यूनियन का मतलब, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। चलो, द वेज रेट आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई बार्गेनिंग पावर ऑफ द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का बार्गेनिंग पावर कितना अच्छा है, अगर स्ट्रॉन्गर ट्रेड यूनियन होगा तो भाई वेज रेट तुम्हारा हायर होगा क्योंकि उसका बार्गेनिंग पावर जबरदस्त होगा। और अगर ट्रेड यूनियन में स्ट्रेंथ नहीं है, अच्छा ट्रेड यूनियन नहीं है, तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, कम लो वेज रेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो उस सिचुएशन में अगर वो वेज रेट नहीं बढ़ाता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, लॉकआउट कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन टू इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, गवर्नमेंट में पास अ लेजिस्लेशन फॉर फिक्सिंग अ मिनिमम वेजेस ऑफ अ वर्कर। गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि गवर्नमेंट देखो एक तरह से ना वर्किंग कंडीशंस के हमेशा सपोर्ट में रहती है। गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसा वर्किंग कंडीशन रखो जहां पे हमारे जो लेबर होंगे, काम करने वाले वर्कर होंगे, वो अच्छे से काम कर सके और दे में इंश्योर देम अ मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग। मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग मतलब अब आपके पास वो समय दे रहे हैं, आप उनको इस तरीके से प्रोवाइड करो बेनिफिट्स कि कम से कम वो अपना जो लिविंग है उसको अर्न कर सके, वो एक्सप्लॉइट ना हो, क्योंकि कम वेजेस दे रहे हो तो वो जनरली एक्सप्लॉइट ही होंगे। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। साइकोलॉजिकल, the level of compensation is perceived as a measure of a success in life. Management should take into consideration and the psychological needs of the employees while fixing the wage rate so that the employee take pride in their work. Sociologically and ethically the employee want to wage rate system should be adequate, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, एडिक्वेट होना पॉसिबल ही नहीं है, बट ये अगर सेम लेवल के लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये इक्वली होना चाहिए, तभी ये सोशली और एथिकली भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी ऑल्सो हैज अ इम्पैक्ट ऑन वेज एंड सैलरी फिक्शन while if it may be possible for some organization to thrive in a recession there is a no doubt the economy affect the remuneration decision। तो अगर रिसेशन का टाइम होगा तो ऑब्वियस है कि रिसेशन का टाइम होगा तो भाई वहां तो कोई उपाय ही नहीं लग सकता है। तो रिसेशन अगर होता है, अगर एक इकोनॉमी काफी डिप्रेस्ड है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में लेबर का सप्लाई बढ़ेगा। लेकिन क्यों लेबर का सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि काम ही नहीं होगा लोगों के पास, तो काम नहीं होगा तो लेबर का सप्लाई बढ़ेगा। तो जब काम ही नहीं है दैट मीन्स क्या, इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है इकोनॉमी में, तो मतलब इकोनॉमी में अगर बोल सकते हैं कि अमाउंट ही नहीं है, डिफ्लेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो वहां पे लोग क्या करेंगे,
परचेज भी लोग कम करेंगे, तो जब परचेज कम करेंगे तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो लोगों का मतलब एम्प्लॉयज का जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ जाएंगी, तो एम्प्लॉय की संख्या बढ़ जाएंगी तो वो लोग सप्लाई बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हमेशा फिलहाल अभी कम ही मिलेगी। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस होता है तब क्या होगा, तो विद रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेस। The technological development has been affected skill labor at a faster rate. Thus, the wage rate of the skill labor constantly change and organization has to keep its level up to mark its suits for the market needs. तो जिनका जिनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते जाता है टाइम टू टाइम, इसलिए उनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के कारण उनका जो प्रमोशन भी होता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट काम्स में उनका कह सकते हैं कि फास्टर ग्रोथ होता है, और उसके कारण उनका वेज रेट भी बढ़ते जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेलिंग मार्केट शेयर। नो एंटरप्राइज कैन इग्नोर अ प्रिवेलिंग और अ कॉम्पिटिटिव वेज रेट। कंपेयर तो करेगा ही करेगा। द वेज रेट्स पेड इन द इंडस्ट्री और द अदर कंसर्न एट द सेम प्लेस विल फॉर्म बेस फॉर अ फिक्सिंग वेज रेट। तो जनरली ये हेल्प करता है वेज रेट को फिक्स करने के लिए। इफ अ कंसर्न पे अ रेट्स देन अ वर्कर लीव देयर जॉब। तो अगर आप उसके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं पे कर रहे हो और दूसरे जगह पे कहीं ज्यादा पे हो रहा है, आप यहाँ पे कम पे कर रहे हो, तो आपके वाले जो वर्कर्स होंगे वो छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे और आप रिटेन करके नहीं रख पाओगे। तो ये सारे एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल इफेक्ट्स। इंटरनल फैक्टर क्या क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो, कंट्रोलेबल होता है। तो कंट्रोलेबल होता है दैट मीन्स कि आपके बस में ये चीज होता है। तो द एबिलिटी टू पे एन एंटरप्राइज विल इन्फ्लुएंस द वेज रेट टू बी पेड। इफ कंसर्न इज रनिंग इनटू अ लॉसेस देन इट मे नॉट बी एबल टू पे द हायर वेज रेट। अगर वो लॉस में डूब रहे हैं तो वो हायर रेट पे नहीं कर पाएंगे, और ऐसे सिचुएशन में वर्कर्स आर पेड हायर वेज रेट बिकॉज मैनेजमेंट वांट टू शेयर द प्रॉफिट विद द लेबर। तो यहाँ पे तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में जहां पे वो एबिलिटी ही नहीं है उसको पे करने का, तो वो कहां से पे कर पाएगा? बेसिक सैलरी नहीं पे कर पा रहा है तो वो बेनिफिट्स को कहां से पे करेगा? जॉब रिक्वायरमेंट। तो बेसिक wages depend largely on the difficulty level of and the physical and mental effort required in the particular job. एक particular job में क्या physical level होना चाहिए, क्या mental level होना चाहिए, उस काम को perform करने के लिए the relative worth of a job can be estimated through the job evaluation. job evaluation के जरिए पता चलता है। simple routine tasks that can be done by many people with the minimum skills receive relatively to low pay. एक minimum skills होना चाहिए। on the other hand, complex challenging tasks that can be done by few people with a high skill level generally receives a high pay. उसके बाद है आपका मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए ताकि वो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो होता है वो अच्छे से पे कर सके, और उसके जरिए वहां पे जो भी उनके एम्प्लॉयज होंगे वो उसको वो रिटेन करके रख सके। एम्प्लॉयज several employee related factors to interact to determine the remuneration. These are employee performance। तो फ्यूचर डिसाइड करता है कि उसको किस तरीके से रिवॉर्ड देना है। फिर सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग भी कभी कभी आप देखते होंगे कि यूनियन व्यूज सीनियोरिटी एज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर अ पे इंक्रीज, वेयर एज मैनेजमेंट प्रेफर अ परफॉर्मेंस टू इफेक्ट अ पे इंक्रीज। मैनेजमेंट तो ये प्रिटेंड करता है कि जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको बेनिफिट्स मिलेगा, उसको प्रमोशन किया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉर्मल क्राइटेरिया का, तो जो सीनियोरिटी के बेसिस पे है उसको भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एक वो जो अपना टाइम था, क्रिटिकल टाइम था, वो आपको वो दे चुका है। अब उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पे उसको भी प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस मेक्स एन एम्प्लॉय गेन अ वैल्यूएबल इनसाइट इज जनरली रिवॉर्डेड। मतलब कि एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि कब कौन सा सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल ऑफ ए वर्कर और एम्प्लॉयज। किस तरह का पोटेंशियल है, क्या ये फ्यूचर में जो पोजीशन खाली होने वाली है उन पे ये अच्छे से फिट बैठ सकता है या नियर फिट बैठ सकता है, तो हमको इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये होता है पोटेंशियल्स। चलो फ्रिंज बेनिफिट के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा सा डीप घुसते हैं उसमें, उसके बाद फिर करते हैं क्लास को एंड। फ्रिंज बेनिफिट्स इज अ बेनिफिट व्हिच सप्लीमेंट द एम्प्लॉयज ऑर्डिनरी वेजेस व्हिच ऑफ द वैल्यू टू देम देयर फैमिलीज इज सो फार इट मटेरियली इंक्रीजेस देयर रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट को इंक्रीज करना कैसे? देखो, काइंड्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट। पेड हॉलीडे। पेड हॉलीडे किस तरह का पेड हॉलीडे भाई? पेमेंट फॉर द टाइम नॉट वर्क। जो काम आप नहीं किए हो, जिस समय
आपको जॉब में होना चाहिए वो नहीं हो, फिर भी आपको पे किया गया है, जैसे कि पेड हॉलीडे। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एन एडल्ट वर्कर शैल हैव अ वीकली पेड हॉलीडे। वीकली पेड हॉलीडे मतलब कि जब वो वीक में एक दिन उनको नहीं आने का भी उनको सैलरी दिया जाए, वो काटा ना जाए, ठीक है, प्रीफरेबली अ संडे। व्हेन अ वर्कर इज डिप्राइव्ड ऑफ अ वीकली हॉलीडे ही इज एलिजिबल फॉर अ कॉम्पनसेटरी हॉलीडे ऑफ द सेम अंडर द सेम मंथ। तो वो क्या करना चाहता है, कंपनसेट करना चाहता है और बाकी दिनों वो अच्छे से काम करेगा। शिफ्ट प्रीमियम, कंपनी ऑपरेटिंग शिफ्ट सेकंड थर्ड पे अ प्रीमियम टू वर्क हु आर रिक्वायर्ड टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट। जिनको नाइट शिफ्ट का जरूरत है उनको नाइट शिफ्ट दे दो, जिनको इवनिंग का है इवनिंग दे दो, जिसको मॉर्निंग का है मॉर्निंग का दे दो। हॉलीडे पे, जनरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफर अ डबल टू नॉर्मल रेट ऑफ द सैलरी टू दोज वर्कर हु वर्क ड्यूरिंग हॉलीडे। जो हॉलीडे के दौरान पे कर मतलब वर्क करते हैं उनको डबल या ट्रिपल पे किया जाता है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जनरली पे किया जाता है। नेक्स्ट पेड वेकेशन। पेड वेकेशन मतलब वर्कर इज मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड अ प्लांटेशन who had worked for 240 days during a calendar year, लगभग 240 दिन वो काम किया गया है, तो eligible for a paid vacation at the rate of 1 day for every 20 worked in case of the adult workers और 1 day for every 15 days worked in case of child workers। ये होता है पेड वेकेशन। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉय का सिक्योरिटी। अगर एम्प्लॉय का सिक्योरिटी नहीं होगा तो वो वहां पे काम करना नहीं चाहेगा, फिर आप उसको रिटेन करके रख नहीं पाओगे, रिटेन करके रख नहीं पाओगे तो एम्प्लॉयज का टर्नओवर बढ़ते जाएगा। A minimum and a continuous wage or a salary gives a sense of security to the employees. The payment of the Wages Act 1936, the Minimum Wages Act 1948, the payment of the Bonus Act 1965 provides income security to the employees. In addition to this, the Industrial Dispute Act 1947 provide a payment compensation in case of the layoff or retrenchment। जब छटनी होती है, जब उनको हटाया जाता है तो उनको उस टाइम भी पे ऑफ किया जाता है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स 1947 के तहत। नेक्स्ट सेफ्टी हेल्थ। एम्प्लॉयज के सेफ्टी और हेल्थ के बारे में भी काफी ध्यान देना पड़ता है। अगर आप ये अगर ध्यान नहीं देते हो, अनहेल्दी कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस होता है, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन मतलब कि in addition to a health and a safety measures, provision for a payment for a compensation has also been made under the Workmen Compensation Act 1923, जिसके तहत ये बताता है कि intended to meet the contingency of the invalidity of a death of a worker due to the employment injury or a occupational disease specified under the sole responsibility of the employer। जहां पे employer के मतलब कि जिस जॉब कंडीशन में वो काम कर रहा था, जिस कंडीशन में वो वर्क कर रहा था, वहां पे पहले से स्टेटेड था कि यहाँ से डेथ हो सकते हैं, यहाँ से कुछ हजार्ड्स हो सकते हैं, तो उनके लिए वर्कमैन कंपनसेशन की भी सुविधा प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। उसके बाद है हेल्थ बेनिफिट। हेल्थ बेनिफिट में जहां पे सिकनेस का बेनिफिट मिलना चाहिए, मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए और मिलता भी है, डिसएबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट और मेडिकल बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट्स हमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत मिलता है, जहां पे हमारे फैमिली मेंबर्स जो एम्प्लॉयज के होते हैं उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट वॉलेंटरी अरेंजमेंट। मोस्ट ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ हेल्थ सर्विसेज ओवर एंड अबव द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्री ऑफ कॉस्ट to their employees by setting up hospital, clinic, dispensaries, homeopathics and dispensaries। मतलब कि जनरली कि जितना बात हुआ है उससे हट करके उनके बेनिफिट के लिए कोई काम करना, वॉलेंटरी अरेंजमेंट मतलब अपने इच्छा से। यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो फर्म है वो अपने इच्छा से कुछ बेनिफिट्स के लिए काम करना चाहती है, ताकि बाद में चल के अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम में उनको फाइट करने के लिए आसानी मिल सके। नेक्स्ट वेलफेयर एंड रिक्रिएशन फैसिलिटी। वेलफेयर एंड रिक्रिएशन फैसिलिटी बेनिफिट्स इंक्लूड कैंटीन, कंज्यूमर सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटीज, हाउसिंग, लीगल एड, एम्प्लॉय काउंसलिंग, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हॉलीडे होम्स। तो ये सारी चीज भी जहाँ पे पिकनिक्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन का मिसलेनियस आइटम्स जो कि उनके वेलफेयर के लिए होना चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी होना चाहिए, जहाँ पे जा करके वो खुद के माइंड को रिक्रिएट कर सके। नेक्स्ट डिटॉक्स कर सके, काइंड ऑफ बोल सकते हैं। ओल्ड एज रिटायरमेंट बेनिफिट। एम्प्लॉयर प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज आफ्टर रिटायरमेंट ड्यूरिंग ओल्ड एज with a view to create a feeling of a security about the old age. These benefits are called old age retirement benefits, include provident fund, pension, deposit linked scheme, gratuity, medical benefit, security। ठीक है, तो ये सारे चीज जनरली प्रोवाइड होने चाहिए। तो चलिए
आज के क्लास को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, जहां पे हम लोग कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारीकियों से हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, फ्रिंज बेनिफिट के बारे में पढ़ा, कंपनसेशन मैनेजमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या उसके इफेक्ट करते हैं उसको, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ा। चलिए मिलते हैं, जो कल होगा आपका लास्ट क्लास आपका जो होगा HRM का, उसके बाद फिर देखते हैं कब मिलते हैं। उसके बाद तो फिर आपका अनाउंस हो ही जाएगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम में 1 मंथ बचा हुआ है, तो वहां पे अनाउंस हो जाएगा आपके मैराथन्स और PYQs। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।